जैसे ही नस्ट इक्वेशन की न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आप नस्ट इक्वेशन ही याद कर लो विद इट्स फुल फॉर्म, लाइक E is equal to E naught minus 0.0591 by n log QC. इट डिपेंड्स ऑन कि आपके स्कूल में इस इक्वेशन को कैसे लिखवाया है, बिकॉज दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज E is equal to E naught 0.0591 को आप 0.056 भी लिख सकते हैं, तो माइनस 0.06 बाय n log QC. तो आपके स्कूल में कैसे लिखवाया है, 591 या n? सर हमें तो चैप्टर ही दूसरा है। चलो ठीक है, तो आई गेस अब तो आपको क्या करना है, जस्ट इक्वेशन कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो आई गेस मेरे को लग रहा है स्कूल में 0.0591 होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर कंपटीशन पर्पस के लिए ये याद रखो 0.06 बाय n, और स्कूल पर्पस के लिए आप याद रखो 0.0591 बाय n, ठीक है। नाउ अब एक इक्वेशन लिखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में इतना गिवन है, कैलकुलेट E या EMF ऑफ 0.1 molar Cu copper CuSO4 solution in which copper electrode is dipped, जिसमें copper electrode को हमने क्या किया है, डिप किया है। तो आपको जो क्वेश्चन मेंशन होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड है तो आप समझ गए हो कि ये कैसी रिएक्शन है, इट इज हाफ सेल रिएक्शन। कैसा है ये, इट इज हाफ सेल रिएक्शन। नाउ अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, तो मैं अभी लिख रहा हूँ अरबिड कोई भी वैल्यू, तो क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा E नॉट कॉपर 2 प्लस कॉमा कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो 0.3 हाँ बोलो सर। हाफ सेल का मतलब क्या हुआ? हाफ सेल का मतलब हुआ कि या तो रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जस्ट एक ही पार्ट गिवन है किसी सेल में। आई नो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बट थ्योरेटिकली अब क्या है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, थ्योरेटिकली हम इसे बना सकते हैं। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके पास डाउट आएगा रिएक्शन लिखना कैसे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑलवेज राइट हाफ सेल रिएक्शन। तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड, और ये कॉपर 2 प्लस क्या होगा, एक्वस। अब नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे E इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E नॉट, 0.34 वोल्ट। कितना है, 0.34, तो वो वैल्यू लिख दिया मैंने। मैं इक्वेशन दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, बट आप जब करोगे तो इक्वेशन लिखोगे 0.34 वोल्ट और माइनस 0.0591, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n इज 2, क्या होगा, n 2 होगा। क्लियर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 2 हियर, 2 लॉग। अब आपने 11th में जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, और कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मोलर CuSO4, कितना गिवन है, 0.1 मोलर CuSO4। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी पड़ेगी कितनी, 0.1। अब तो पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जस्ट लिखते हैं इसे, E इज इक्वल टू 0.34 माइनस पॉइंट, अब अगर स्कूल में 0.059 लिखा तो ठीक है, आप इसे सॉल्व करके अप्रॉक्स 0.03 लिख लो। log 0.1 कैन बी रिटन एज log 10, आप इसे क्या लिख सकते हो, log 10, और log 10 आप याद कर लो, log 10 is 1, तो what is your EMF of the cell, 0.34 minus 0.03 log 10 is 1, तो your answer is 0.31 वोल्ट। यूनिट लिखना मत भूलना बिल्कुल भी, क्लियर है। इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। अब उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सर, एक हाँ बोलो बोलो। सर पिछली बार ना आपने ये क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टार्टिंग करवा दी थी, उसमें आपने ये लॉग के बाद ना 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 प्लस का था। हाँ हाँ, ये लेकिन देखो यही तो लिखा इसकी है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन में ऑफ कॉपर 2 प्लस 0.1 मोलर।
ये CuSO4 की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है कॉपर सॉल्यूशन सल्फेट एक के? इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, तो CuSO4 डिसोशिएट होगा किसमें, कॉपर 2+ और SO4 2-। तो स्टोइशियोमेट्री से देखो, अब इसकी कौन सा, ये भी 1 है कॉफिशिएंट, कॉपर 2+ का कॉफिशिएंट भी 1 है, SO4 का भी 1 है। तो 1 जो कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सल्फेट की होगी वही कॉपर 2+ आयन की होगी, वही सल्फेट आयन की होगी। क्लियर है, ओके सर, समझ आ रहा है? यस सर, तो यस सर। उसी बात पे ये डिपेंड करेगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन सेम है, बस इसमें चेंज क्या है, आपको सेम कैलकुलेट करना है ईएमएफ। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर लिखना भूल गया था, तो ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेम रखते हैं, 0.1 मोलर। अब चेंज कर दिया मैंने, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन विच जिंक, सब कुछ सेम रहेगा, इन विच जिंक रॉड इज डिप्ड। और बट अब इसमें एक चेंज है, एंड ZnSO4 is 95% डिसोशिएटेड। जो ZnSO4 है वो कितना परसेंट डिसोशिएट हो रहा है, 95%। कैलकुलेट, अच्छा ईएमएफ क्वेश्चन तो लिख ही चुके हैं, कैलकुलेट ईएमएफ। और आपको क्या मेंशन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है, E0 Zn2+, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगी, -0.76 वोल्ट। कितना गिवन है, -0.76 वोल्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अगेन मैंने आपको जैसे बोला, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन है तो आपको डाउट आएगा, रिडक्शन लिखें ऑक्सीडेशन, तो हाफ सेल को हमेशा आप रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे। डेफिनेटली जो आयन होगा वो एक्वस होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो क्या बनाएगा, जिंक सॉलिड। तो सबसे पहले जो आप स्कूल लेवल में बोर्ड लेवल में करेंगे, आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय n। अब जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसी एक्सप्रेशन प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को इग्नोर करते थे तो 1 लिख देते थे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि वैल्यूज क्या क्या है। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, n क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो मैं सेम कलर से सर्कल कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब नाउ E0 इज ब्लू कलर है, E0 क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ब्लू कलर से ही लिखा हुआ है, तो मैं उसे मार्कर ग्रीन मार्कर से वो कर देता हूँ, तो ये Zn2+ 0.76 आ गया। ठीक है, तो दैट इज अवर वैल्यू। नाउ अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ चाहिए। अब Zn2+ की अगर आप देखें तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है, बट क्या 0.1 मोलर लेंगे, बताओ, क्या हम 0.1 मोलर लेंगे वैल्यू, नो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, नो सर, 95% आइडेंटिफिकेशन है। हाँ 95% डिसोशिएट है, वो पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा, जिंक सल्फेट कितना डिसोशिएट हो रहा है, 95%। तो गुलशन अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में कॉपर सल्फेट और कॉपर की कंसंट्रेशन क्यों सेम ली थी। अभी मैं इसे फिर एक्सप्लेन करूँ। तो अब आप क्या करोगे, पहले एक इक्वेशन लिखोगे, ZnSO4 it dissociates into Zn2+ plus SO4 2-। ठीक है, अब अगर ये 0.1 मोलर है और कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 95%, तो 0.1 का 95% डिसोशिएट होगा, तो 0.1 में से आप कितना माइनस करोगे, 95% ऑफ 0.1, तो ये कितना बनेगा, Zn2+, 0.1 का 95%। सल्फेट आयन भी कितना बचेगा, 0.1 का 95%। बोलो समझ आ रहा है कैसे किया हमने। इनिशियल कंसंट्रेशन, गुलशन क्लियर है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, और जब वो फाइनली जब 95% डिसोशिएट हो गया, तो मैंने 0.1 में से कितना डिसोशिएट किया, 95% ऑफ 0.1। कितना डिसोशिएट किया, 95% ऑफ 0.1। अगर तुम्हें ध्यान हो तो इस हाँ, क्योंकि इतना परसेंट डिसोशिएट हो गया तो इतना माइनस कर दिया। आपको ध्यान हो तो आप इसे 11th में ऐसे लिखते थे, C into 1 - अल्फा, C अल्फा, C अल्फा।
E alpha. where अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना गिवन है आपको? 95%। 95 95% मतलब 95/100, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.95। सो 0.95. what is the concentration of Zn2 plus ion? It is 0.1 into 0.95 which is equal to 0.095। ये न्यूमेरिकल आपका सीबीएसई में आया हुआ है एंड इट इज वेरी, आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 0.095 Zn2 plus ion की कंसंट्रेशन है। अब हम इसे फॉर्मूले में रख देते हैं, तो वी गेट E इज इक्वल टू E नॉट तो वेल नोन है माइनस 0.76 माइनस 0.0591, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं यहाँ पे? रेड से मैंने मार्क किया हुआ है कि इट इज 2। कितना है? 2 है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2 log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.095। कितना हो गया? 0.095। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व, जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करिए। तो अब यहाँ पे आपको लॉग देखना मैं थोड़ा सा सिखा दूंगा कि कैसे करना है, बट अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि 0.095 का लॉग आप उससे देख लो, क्या बोलते हैं, यूजिंग योर लॉग बुक। तो अगर आप लॉग बुक से देखेंगे तो ये 0.059/2 तो कितना हो गया? 0.03, और log 0.095 जो है वो आएगा अप्रॉक्स माइनस 1.02। तो माइनस 1.02 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मल्टीप्लाई इट 0.03, तो अप्रॉक्स योर आंसर इज 0.03 क्योंकि 1.02 है। तो योर आंसर इज माइनस 0.76 प्लस 0.03 एंड योर फाइनल आंसर इज माइनस 0.73 वोल्ट। क्लियर है वाला न्यूमेरिकल से? बोलो। तो यहाँ पे जो E नॉट है वो रिडक्शन वाला लेना है? हाँ, ऑलवेज रिडक्शन वाला ही लेना है E नॉट, ये जो आपको गिवन है हमेशा। हमें पता कैसे चला कि 0.76 मतलब रिडक्शन वाला है? ये रहा ना, आपकी जो सीरीज है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही है, क्वेश्चन में ये गिवन है रिडक्शन +2। देखो ये जो मेंशन है +2 से 0, तो इसका मतलब एलिमेंट पहले +2 में था, फिर कहाँ चला गया? 0 में। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा ठीक है। ठीक है, बोलो समझ आए सभी को? हाँ यस। ओके, अब एक और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो अब देखिए, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बनाया, तो अगर हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बनाते हैं तो अब तो आपको सारा पता है कि कैथोड एनोड कैसे होता है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, 2 बीकर बना लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ सेल वैसे ही होता है कि हमने क्या किया है कि जिंक रॉड को डिप किया है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे अगर रॉड जिंक होगी तो? बोलो। जिंक सल्फेट, जिंक का ही मतलब सॉल्ट हाँ, सॉल्यूशन। और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर का सॉल्यूशन। बिल्कुल, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो CuSO4 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? CuSO4। और अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो क्या लोगे? ZnSO4। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? यू विल कनेक्टेड थ्रू अ वायर। आप इसे क्या करोगे? एक वायर से कनेक्ट कर दोगे, बीच में करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दोगे आप इसको। ठीक है, तो ये आपका सेल बन गया। और इलेक्ट्रोड जो है, जितना इलेक्ट्रोलाइट है अप टू द नेक्स्ट पूरा इलेक्ट्रोड डिप होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। ये पूरा CuSO4 है, और ये पूरा क्या है? ZnSO4। अब लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये नेचर है, ये कॉपर और जिंक का अपना अपना नेचर है कि जो कॉपर है, कॉपर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को माइनस से बना देते हैं कि कॉपर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कॉपर 2+ आयंस क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जिंक की ये टेंडेंसी है कि जैसे यहाँ पे रेड से रेड दिखेगा कि मान लो Zn2+ आयन है, तो यहाँ पे जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सरफेस पे ही रहते हैं, और Zn2+ जो कैटायन है वो सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, तो 2 डिफरेंसेस हैं यहाँ पे।
तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ ये थोड़ा थोड़ा रॉड क्या होगी, सॉल्यूबल होती चली जाएगी और इस पे धीरे धीरे एक्स्ट्रा कॉपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट। तो इट इज नेचुरल। अभी तो लोगों को आइडिया नहीं है, तो इसलिए नेचुरली देखा गया कि कॉपर जो है वो कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और डिपॉजिट हो जा रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, एक्वस आयंस। ऑब्वियसली हमारे पास CuSO4 है, तो वी हैव कॉपर 2+ कैटायन और SO4 2- एनायन। और हमें ये भी दिख रहा है टाइम के साथ कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अब जिंक वाले केस में क्या हो रहा है, टाइम के साथ इसमें जो इक्वेशन हो रही है वो क्या हो रही है, जिंक सॉलिड चेंज हो जा रहा है किसमें, Zn2+ में, विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर क्या हुआ, कैटायंस इंक्रीज हो रहे हैं सॉल्यूशन में। तो इधर क्या हुआ, जो Zn2+ आयन है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इन शॉर्ट, हाँ बोलो। सर SO4 में इलेक्ट्रॉन भी और Zn2+ भी है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा फिर से? क्या मैंने, वहाँ पे फिर से अट्रैक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन और Zn2+ आयन के बीच में? हाँ मैंने ये माना है कि जिंक और Zn2+ आयन में ऐसा हुआ है कि सॉल्यूशन के प्रेशर में, सॉल्यूशन का प्रेशर और मेटल का प्रेशर है, तो मेटल का प्रेशर ज्यादा है जिसकी वजह से जिंक कैटायन सॉल्यूशन में आ गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके सरफेस पे रह गया जिंक रॉड के। और कॉपर वाले केस में क्या हो रहा है, कॉपर कैटायन गेन कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन और वो डिपॉजिट हो जा रहा है इसमें। तो ये पोटेंशियल ही है अपना, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लूज करने की। तो अभी मान लो कि नेचुरली ऐसा हो रहा है, तो अब हमें दिख रहा है कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में कैटायन कम हो रहे हैं और जिंक वाले इलेक्ट्रोड में कैटायन बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और करंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए फ्लो होके, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो होकर रुक जाएगा। या फिजिक्स की टर्म में मैं बोलूँ तो ये सर्किट अभी ओपन है, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज बात करें तो यहाँ करंट फ्लो नहीं हो सकता बिकॉज सर्किट इज ओपन। तो अब मैं सर्किट को क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो आई एम क्लोजिंग दिस सर्किट यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करके, सॉल्ट ब्रिज यूज करके मैं इस सर्किट को, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सर्किट को क्लोज कर दिया। तो दिस यू शेप्ड ट्यूब, ये जो यू शेप ट्यूब है ये क्या है हमारा, दैट इज अवर सॉल्ट ब्रिज। नाउ सर हाँ बोलो। जब तक जिंक पूरा खत्म नहीं होता तब तक करंट फ्लो करेगा? क्या कह रहे हो, जब तक जिंक पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक करंट फ्लो करेगा? ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, वेट करो, जब इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा कब तक फ्लो करेगा। अब देखो बस सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो व्हाट इज योर सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज तो दिख गया है आपको, मैं इसके वो ग्रेइश कर देता हूँ थोड़ा सा ना। तो ये जो ग्रे कलर वाला है ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब containing inert electrolyte, जिसमें क्या है, inert electrolyte है, ठीक है, along with gelatin। आपकी मर्जी है, या तो आप जेलाटिन यूज करिए या अगर सॉल्यूशन करिए। दोनों का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि वो कैटायन और एनायन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जैसे आपने घर में आइसक्रीम जमाई है, तो अगर आपने देखा होगा घर पे आप सबने आइसक्रीम जमाई और फ्रस्ट्रेट हुए हो गए कि मार्केट जैसी आइसक्रीम नहीं बन रही है, आपने दूध लिया और उसमें आपने थोड़ा सा ये चीनी वीनी मिला के और जमा दिया, क्रीम वगैरह मिला के। अब क्या हुआ, फिर जब आपने सुबह उठ के उसे फ्रीजर खोला तो आइस अलग मिल गई, क्रीम अलग मिल गई। रीजन क्या हुआ, फ्रीजिंग के वक्त क्रीम पूरा यूज नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसमें मार्केट वाले क्या करते हैं, जेलाटिन ऐड कर देते हैं आइसक्रीम में, जिसकी वजह से क्रीम और वाटर पूरा मिक्सचर पेस्ट हर जगह रहे और फ्रीजिंग यूनिफॉर्म। तो अगर आप घर में भी जेलाटिन मिला देंगे तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट की तरह जम जाएगी, ठीक है। ऐसी ये जो सॉल्ट ब्रिज है
इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे या तो KCl का यूज करते हैं या KNO3 का यूज करते हैं, ठीक है। तो वी यूज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ KCl या KNO3, और ये इनर्ट होता है, मतलब वी हैव कैटायन और एनायन। तो अभी देखो हमें ये पता था कि इधर क्या हो रहा है, कॉपर आयन कम हो रहे हैं कैटायन, तो इधर क्या होगा, नेगेटिव एनायन न्यूट्रल नीचे आएंगे। और इधर हमें पता है कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पॉजिटिव घट रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कॉपर साइड में और इधर क्या आएगा, नेगेटिव। अब दोनों तरफ से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और करंट लॉन्ग टर्म तक फ्लो होता रहेगा। तो दिस इज योर वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, ये आपका वोल्टाइक सेल है या गैल्वेनिक सेल है। क्लियर है सभी को? तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, यू शेप ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट, हाँ बोलो। सर ये इनर्ट वाला समझ में नहीं आया। देखो ये जो बीकर है इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओ सॉरी कॉपर रिड्यूस हो रहा है, यानी कैटायन कम हो रहा है, क्योंकि कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो कैटायन कम हो रहा है, तो इसका मतलब सल्फेट आयन यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पे। क्या ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वाला कैटायन क्या कर रहा है, नीचे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब आ जाते हैं जिंक साइड में। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो जिंक कैटायन है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिव, तो इधर से एनायन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग कि जो कैटायन और एनायन उनकी माइग्रेटिंग पावर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है सॉल्ट ब्रिज में, माइग्रेटिंग पावर ऑफ कैटायन एंड एनायन, माइग्रेटिंग पावर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम, क्योंकि कैटायन और एनायन की माइग्रेटिंग पावर सेम नहीं होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हो जाएगा। आप खुद सोचो कि अगर दो टर्मिनल से 100 लोग आ रहे हैं, मान लो एक एक्स टर्मिनल से 100 पीपल दौड़ लगा रहे हैं और वाई टर्मिनल से 100 पीपल दौड़ लगा रहे हैं। अब क्या होगा, अगर इनकी स्पीड बराबर होगी तो दोनों नेट टाइम पे इधर दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। बट अगर क्या कहते हैं स्पीड में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, मान लो 100 वाला एक्स वाले की स्पीड कम है तो वो यहाँ रहेगा और वाई इतनी देर में इधर पहुंच जाएगा। तो नेट क्या हुआ, धीरे धीरे हमें ऐसा लगेगा कि एक्स वाले इस जोन में ज्यादा है और वाई वाले इस जोन में कम है, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो दोनों क्या होंगे, दोनों सेम टर्मिनल पे क्या रखेंगे, इक्वालिटी मेंटेन रखेंगे। तो ऐसे ही कैटायन और एनायन में भी होता है। तो अगर मैं कैटायन और एनायन का एग्जांपल लूं तो कैटायन और एनायन के एग्जांपल में बोलूंगा कि सपोज वी हैव अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत लंबी ट्यूब है, ठीक है, और एक इधर कैटायन खड़े हुए हैं बहुत सारे एक्स टर्मिनल पे और वाई टर्मिनल पे बहुत सारे एनायन खड़े। अगर इनकी स्पीड बराबर नहीं है, मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन एनायन, तो पॉजिटिव वाले बहुत सारे इस तरफ हैं क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। नेगेटिव की स्पीड कम है तो उनकी कंसंट्रेशन क्या होगा, वो जितना डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे। तो क्या होगा, हम चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, चीजें न्यूट्रलाइज हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल इंक्रीज होता चला, नेगेटिव की कंसंट्रेशन एक तरफ बढ़ गई, पॉजिटिव की एक तरफ बढ़ गई, और हम चीजों को न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं जो नहीं हो पाएगा। अगली चीज, अब जब ये प्लस माइनस है इकट्ठे हो जाते हैं तो इस टर्मिनल को क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम इसको, जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये तुम फिजिक्स में डीप में पढ़ोगे, तो अपने सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, तो बस मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर माइग्रेटिंग पावर बराबर नहीं होगी तो क्या होगा। नाउ फर्स्ट कंडीशन सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट की, तो नेसेसरी electrolyte should have equal migrating power of cation and anion, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, सेकंड कंडीशन क्या होगी,
दे शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब दैट इज नॉन रिएक्टिव विद इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा नहीं कि ये कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट से रिएक्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये उससे रिएक्ट हो गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नॉन रिएक्टिव विद इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोड, तो न्यूट्रल भी होना जरूरी है। क्लियर है? तो दैट इज अवर, ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। नाउ अब देखो ये जो सेल है जो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, आप देखो इस सेल को बार बार बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। जब भी बोला जाए कि वोल्टेइक सेल बनाओ तो इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा, आप वर्ड याद रखो ए बी सी। क्या याद रखना है? ए बी सी। अब ए बी सी का क्या मतलब है? ए फॉर एनोड, बी फॉर सॉल्ट ब्रिज, सी फॉर कैथोड। ए का मतलब क्या हुआ? एनोड, बी का मतलब क्या है? ब्रिज, सी का मतलब क्या है? कैथोड। मतलब यू कैन से कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एनोड है, और राइट हैंड साइड पे क्या है? कैथोड। ठीक है, तो जस्ट एबीसी से याद रखो। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन। और ये भी याद रखिए कि एनोड का साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसे याद करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वर्ड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का L, ऑक्सीडेशन का O, एनोड का A, नेगेटिव का N, लोन। तो लोन से भी आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड को लिखेंगे, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड ऑक्सीडेशन का साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो फॉर योर सीबीएसई लेवल आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, पहले एनोड बनाओ। एनोड कौन हो रहा है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो जरा ऊपर, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर या जिंक? जिंक। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर। कॉपर। तो कैथोड कौन है? विच इज कैथोड? कॉपर। और विच इज एनोड? जिंक। जिंक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ए फॉर एनोड, तो पहले एनोड बनाते हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी जिंक का हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। तो हमने लिख दिया इस तरफ जिंक। जिंक चेंज हुआ किस पे? Zn2+ में, एक्वस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम लिख देते हैं C1 मोलर। उसके बाद क्या बनाएंगे? सॉल्ट ब्रिज। क्या बनाएंगे? B फॉर ब्रिज। फिर उसके बाद रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C2 मोलर। किस में चेंज हुआ ये? कॉपर सॉलिड। तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट सेल। ये क्या है? सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ आए सभी को? अब क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा? अब आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि लेट्स एज्यूम दिस कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज क्वेश्चन। तो मैं आपका क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन होगा। आपको ई नॉट वैल्यूज गिवन होंगी। ये पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपको सॉल्ट ब्रिज देख के समझ आ गया। आपको हमेशा जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन हो, मैं आपको बोलूंगा ऑलवेज लर्न ए बी सी। क्या याद रखना है? एबीसी। एबीसी का मतलब क्या हुआ? एनोड, जिंक एनोड है, कॉपर और ब्रिज है, फिर कॉपर क्या हो गया? कैथोड। अब आपको जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो वेरी फर्स्ट स्टेप राइट सेल रिएक्शन। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में सबसे पहले आप एनोड का हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे, फिर आप कैथोड का। इसीलिए मैंने बोला एबीसी याद रखो। अब आपको याद है व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड? एनोड क्या है बताओ? एनोड जिंक। यस, एनोड इज जिंक। और कैथोड कौन है? कॉपर। कॉपर।
नाउ राइट कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब आप फटाफट सेल रिएक्शन लिखिए, तो जस्ट एड अप, ठीक है, तो ऐड करके तो you will get zinc solid plus copper 2 plus aqueous, it gives you Zn2 plus aqueous plus copper solid। अब नस्ट इक्वेशन याद है? नस्ट इक्वेशन क्या है हमारा? ई सेल, क्योंकि अब ये सेल है तो मैं इसलिए नीचे यहाँ पे सेल लिख दे रहा हूँ। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड log QC। जब हाफ सेल था तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सेल नहीं लिखा। अब ये कंप्लीट सेल है, जिंक और वोल्टाइक सेल है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे कंसंट्रेशन तो स्टैंडर्ड थोड़ी नहीं है। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं है तभी तो ई निकाल रहे हैं। ई नॉट सेल अभी निकालते हैं, देखो जरा। अब आप ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद रखिए। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट रिडक्शन, तो अब आप देखो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का यूज करोगे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल किसका यूज करोगे? जिंक का। तो फॉर्मूले में लिख दिया रिडक्शन, तो रिडक्शन इज 0.34 माइनस ऑफ 0.76, तो आपका ई नॉट सेल आ गया 1.10 वोल्ट। तो ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला है, ये याद कर लो। इट इज ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। दिस फॉर्मूला शुड बी लर्न। अब ये जो पीयूष हमने ई नॉट सेल निकाला है, इसे 1 मोलर मान के निकाला है। आप बोल रहे थे ना स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो जो भी ई नॉट वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है ना, वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन को मान के गिवन होती है। अब हम क्वेश्चन में ई सेल निकालते हैं, तो जो क्वेश्चन में ई सेल आएगा वो क्या होगा? ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1.1 माइनस 0.0591। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो आप देखो नेट जो इलेक्ट्रॉन जिंक 2 लूज कर रहा है और कॉपर 2 गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज 2 log। अब जैसे आपने अपना 11th क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, वैसे ही लिखो सेम, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। तो देखो ऊपर आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ओनली, तो इधर जिंक आयन है, ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर कॉपर आयन। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन? जिंक आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1। और व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन? 0.01। तो अब आप जस्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। 1.1 0.03 log 0.1 by 0.01, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10 एंड log 10 इज 1, तो 1.1 माइनस 0.03, तो जस्ट आप माइनस कर दो 10 में से 10 में से, हाँ ठीक है, और ये 0, तो ये हमारा कितना आ गया? 1.07 वोल्ट। तो दैट इज अवर आंसर। तो ये समझ आए नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल? यस सर। तो आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना, और फिर हम मैं इसके न्यूमेरिकल्स के जो ट्राई करके आप मेरे को डाउट्स भेज देना, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है?